Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 25 जुलाई के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, किस वर्ष तक भारत में अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 60% रिन्यूएबल एनर्जी से होगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई 2030। वर्ष 2030 तक भारत का अपना स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 60% रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जानेंगे आगे वाले स्लाइड में। भारत के पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर आर.के. सिंह ने 22 जुलाई को कहा कि भारत का जो 60% है उसकी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी वो होगी फ्रॉम क्लीन सोर्सेज यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से बाय द ईयर 2030। इसके अलावा उन्होंने लोगों में एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाया कि भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो टच कर जाएगी अप टू 510 गीगावाट बाय द ईयर 2030 और इसमें जो 60 गीगावाट का हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो भी इंक्लूडेड है। सितंबर 2019 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने अनाउंसमेंट की थी एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट में कि भारत का जो 175 गीगावाट का जो टारगेट था बाय द ईयर 2022 अब वो बढ़ा करके हो गया है टू 450 गीगावाट बाय द ईयर 2030। तो चलिए इसके अलावा इंडिया के जो भी इम्पोर्टेंट टारगेट्स है वो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। वर्ष 2024 तक इंडियन रेलवेज का टारगेट है कि वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा उनका और इस पर काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चालू है। इसके अलावा 2030 तक इंडियन रेलवेज का ये मिशन है कि वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन हो जाए और वो ग्रीन रेलवेज भी बन जाए। और इसके अलावा इंडिया प्लान कर रही है कि उनका 500 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है उसे भी वो फुलफिल करे बाय द ईयर 2030। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस देश ने तियानवेन-1 लॉन्च किया है अपना पहला रोवर मिशन टू मार्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए चाइना। चाइना ने लॉन्च किया है तियानवेन-1 जो उनका पहला रोवर मिशन है टू मार्स। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। चाइना का पहला होम ग्रोन मार्स मिशन है वो जा चुका है यानी कि वो लॉन्च हो चुका है टुवर्ड्स द रेड प्लैनेट। उसका नाम है तियानवेन-1 मिशन जो लॉन्च किया गया था अटॉप लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये लॉन्च किया गया था फ्रॉम हैनन आइलैंड्स वेंचर सैटेलाइट लॉन्च सेंटर 23 जुलाई को। इसकी डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस का नाम क्या है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तियानवेन-1 सबसे अलग इसीलिए है बिकॉज ये चाइना का पहला फुल ऑन मार्स मिशन है। तो चलिए अब हम रिवीजन कर लेंगे कि हाल ही में हमने यूएई के बारे में क्या पढ़ा था। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है होप 19 जुलाई को। ये पहली ऐसी अरब कंट्री है जिसका फुल्ली मिशन मार्स की तरफ है यानी कि इंटरप्लैनेटरी मिशन है इनका टुवर्ड्स मार्स। और ये लॉन्च किया गया है 19 जुलाई 2020 को जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से।
चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस देश को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, तुर्कमेनिस्तान को दिया गया है ऑब्जर्वर का स्टेटस इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली पिक्चर में आई थी ऑन 1 जनवरी 1995। ये एक ऐसी बॉडी है जो रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, और इसमें तुर्कमेनिस्तान को दिया गया है ऑब्जर्वर का स्टेटस। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जानेंगे आगे स्लाइड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल का नाम है रोबर्टो कार्वालो डी अजेवेडो, और इसकी मेंबर कंट्रीज है 164 और इसके 25 ऑब्जर्वर नेशंस है। तो चलिए अब बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान के बारे में। तुर्कमेनिस्तान को हाल ही में ऑब्जर्वर स्टेटस यानी कि 25th कंट्री है जिसे ऑब्जर्वर स्टेटस दे रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जनरल काउंसिल। ये आखिरी पूर्व सोवियत रिपब्लिक की कंपनी है जिसने फॉर्मल ट्राइज डेवलप की है विद द ट्रेडिंग बॉडी यानी कि विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए उन्होंने ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी इन द मंथ ऑफ मई, और उन्होंने ये अपनी विलिंगनेस जताई थी कि वो बात करना चाहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से विद इन 5 ईयर्स। एसेशन के बारे में वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बात करना चाहते हैं अगले 5 वर्षों के लिए। तो पहले चलिए हम बात कर लेते हैं ऑब्जर्वर स्टेटस एग्जैक्टली होता क्या है। 164 मेंबर्स कंट्री है, उन्हें वोटिंग का राइट दिया जाता है अलग अलग इश्यूज के ऊपर, लेकिन ये जो ऑब्जर्वर नेशंस है इन्हें वोटिंग का राइट नहीं दिया जाता है। और इसके अलावा इन्हें जो भी फिनेंस रिलेटेड, बजट रिलेटेड, कमिटी रिलेटेड या फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट रिलेटेड मैटर्स है उनमें इन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ये सिर्फ उन्हीं मुद्दों में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनमें इनका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो। बाकी जो 164 कंट्रीज है वो सभी मुद्दों में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन ये जो ऑब्जर्वर नेशंस है ये सिर्फ उन्हीं मुद्दों में शामिल हो सकते हैं जिनमें इनका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को साइन करने वाला 87th कंट्री कौन सा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, निकारागुआ। निकारागुआ इज द 87th कंट्री जिसने साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। तो चलिए पहले इसकी डिटेल्स जान लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने पहली बार इसके बारे में बात की थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के बारे में 30 नवंबर 2015 में। इसके तहत उन्होंने एक ऐसा अलायंस यानी कि ऐसा गठबंधन डेवलप करने का निर्णय लिया था या अनाउंसमेंट किया था जिसके तहत हमारी जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पे वो कम की जा सके और हम सही ढंग से यानी कि मिलकर सभी कंट्रीज मिलकर एक्सप्लॉइट कर सके सोलर एनर्जी को। और इसमें 121 कंट्रीज ने को उन्होंने इनवाइट किया था। 121 कंट्रीज मिलकर हम हार्नेस कर सकते हैं सोलर एनर्जी को सही मात्रा में, और हमारा जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस है उसे हम कम कर सकते हैं। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है, जो एक इनिशिएटिव लिया है भारत ने टुवर्ड्स द सस्टेनेबल एनर्जी, उसमें निकारागुआ 87th कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है। और निकारागुआ यानी कि ये जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है निकारागुआ, इसकी जगह साइन किया है जो एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूनाइटेड नेशंस, जेमी हर्मिरा कैस्टेलो ने न्यूयॉर्क में 22 जुलाई 2020 को। तो चलिए निकारागुआ के बारे में बात कर लेते हैं। निकारागुआ का कैपिटल है मानागुआ और इसकी करेंसी है निकारागुअन कॉर्डोबा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल,
इनमें से किस बैंक के साथ LIC ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत वो उसकी पॉलिसीज को सेल करेंगे अपने कस्टमर्स को? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ LIC ने पार्टनरशिप की है जिसके तहत LIC के प्रोडक्ट्स बेचेगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में अमालगमेशन हुआ है यूनियन बैंक का विद द आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक। तो इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, यानी कि ह्यूज कस्टमर बेस हो गया है इनका। और LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है विद द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसके तहत वो उनकी पॉलिसीज बेचेगा अपने बैंक के द्वारा। ये कॉरपोरेट एजेंसी टाई अप है बिटवीन LIC एंड द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने LIC की प्रोडक्ट्स बेचेगा जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, पेंशन प्लान्स, चिल्ड्रन प्लान्स, ULIPs और एंडोमेंट स्कीम्स। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का काम यही रहेगा कि वो एक फाइनेंशियल सुपरमार्केट की तरह सर्व करेगा जिसके तहत वो कई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सर्व करेगा अपने कस्टमर्स और अपने अकाउंट होल्डर्स को, और वो अकाउंट होल्डर्स चूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि उनके लिए कौन सा बेस्ट सूटेड है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन दो एजेंसीज के हेड्स कौन कौन है, इनके चेयरमैन कौन कौन है, एक बार बात कर लेते हैं। LIC के चेयरमैन का नाम है MR कुमार। LIC के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO का नाम है राजकिरण राय जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स भी है मुंबई में, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। तो चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, 13 लाख करोड़ की कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब दुनिया की 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में शामिल हुआ है। इसमें इनकी रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज E48। 48 नंबर पर है ग्लोबली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही पढ़ लिया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब वो शामिल हुए हैं ग्लोबली इन द टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज, और ये पहली ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। इसके अलावा पहले नंबर पर अभी भी कंपनी है जिसका हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो है सऊदी अरमको विथ $1.7 ट्रिलियन, उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दूसरे नंबर पर है एप्पल, तीसरे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, चौथे नंबर पर है अमेजॉन और 5वें नंबर पर है अल्फाबेट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ, 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के नेटवर्क के नए CEO और डायरेक्टर का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज C, आलोक मिश्रा। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। आलोक मिश्रा जो करेंटली सर्व कर रहे हैं एज द प्रोफेसर एंड चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस एट MDI गुड़गांव, अब वो जगह लेंगे एज द CEO ऑफ MFIN 1 अगस्त 2020 से। इनसे पहले जो CEO थे ऑफ MFIN वो थे हर्ष श्रीवास्तव, जिन्होंने 2 साल ऑलरेडी सर्व किया है एज द CEO ऑफ MFIN। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के बिलियनर लिस्ट के हिसाब से मुकेश अंबानी अब दुनिया के कौन से सबसे अमीर आदमी हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज C, 5th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है मुकेश अंबानी एज पर फोर्ब्स। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। बिलियनर मुकेश अंबानी अब दुनिया के 5वें रिचेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द बिलियनर लिस्ट बाय द बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स।
और इन्होंने ऑलरेडी पास कर दिया है एस अमेरिकन इन्वेस्टर वॉरेन बुफे को 5th स्पॉट लेने के लिए। और इनकी जो वेल्थ है वो एस्टिमेटेड है $75 बिलियन, यानी कि 5.61 लाख करोड़, अगर आप उसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो। और इसके अलावा वो नेक्स्ट है टू दी फेसबुक को फाउंडर एंड सीईओ मार्क जुकरबर्ग, जिनकी नेट वेल्थ है $89 बिलियन, यानी कि मार्क जुकरबर्ग है 4th नंबर पर और 5th नंबर पर है मुकेश अंबानी। तो चलिए पहले नंबर पर कौन है बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर है जेफ बीजोस, जो कि अमेजॉन के फाउंडर एंड सीईओ है, जिनकी नेट वेल्थ है $185.8 बिलियन। दूसरे नंबर पर है बिल गेट्स, जिनकी वैल्यूएशन है $113.1 बिलियन। तीसरे नंबर पर है बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली, जिनकी नेट वेल्थ है $112 बिलियन। और चौथे नंबर पर है मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के को फाउंडर एंड सीईओ हैं, उनकी जो वैल्यूएशन है नेट वेल्थ वो है $89 बिलियन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर साल भारत में किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, 23 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इन इंडिया। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। 23 जुलाई को इंडिया में मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। तो चलिए अब बात करते हैं ये दिन क्यों मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 में जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, ये बॉम्बे स्टेशन की एक प्राइवेट कंपनी है, जिसने पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था भारत में। 23 जुलाई 1927 को उन्होंने पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था और उसे एयर किया था पूरे इंडिया में। उसी को याद करने के लिए 23 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। इस वेबसाइट पे जाकर आप उसे डायरेक्टली परचेज कर पाएंगे और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7, चाहे हमारे ऐप पे हो या फिर वेबसाइट पे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।